हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल अपनी किसी कारणवश क्लास नहीं हुई थी। आज की इस लाइव क्लास के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो स्टूडेंट लाइव चैट बॉक्स में आ चुके हैं, बिल्कुल उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं आपको, और ये क्वेश्चन आपका जो जेट एग्जाम है 2024 के लिए, या आपका CUET या ICR एग्जाम है 2024 के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक और धमाकेदार सफर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें पूछा गया है आलू की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए है आपका NAA, बी है थायोयूरिया, सी है साइटोकाइनिन और डी है कोई नहीं। विच इज यूज टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो। कमेंट करके आपको इसका जवाब देना है। आलू की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पीछे पूछा गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आलू से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। आलू से संबंधित अनुसंधान केंद्र की अगर मैं बात करता हूं तो आलू से संबंधित अनुसंधान केंद्र कहां पर है बेटा? कुफरी, शिमला में है। और आलू की जो किस्में हैं वो किस्में आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि जो पीछे 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें आलू की एक किस्म पूछी गई थी, तो हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ सकता है। आलू में 2n नंबर यानी कि गुणसूत्रों की संख्या की बात करता हूं, आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछा गया है, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थित है। ए है आपका जयपुर, बी है उदयपुर, सी है कोटा और डी है झालावाड़। वेयर इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पोमग्रेनेट इज लोकेटेड एट। बताइए, जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर झालावाड़ में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनार का, ये प्रश्न भी आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो बच्चे इसका जवाब देते हैं जयपुर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर एक जगह है जिसको अपन बोलते हैं ढिंडोल, और ढिंडोल नामक ये जो जगह है ये जयपुर के नियरेस्ट एक कस्बा है बस्सी पर है, तो बस्सी जयपुर है ना। ध्यान रखना, ढिंडोल बस्सी जयपुर में राजस्थान में जो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या की अगर मैं बात करूँ अनार की, तो अनार की गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनार जो है वो प्यूनिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, प्यूनिकेसी कुल का सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में 3 की। बिल्कुल बेटा, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट आपको जो लाइव चैट बॉक्स है इसमें करना है, सभी आंसर देने हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, ग्रो आउट टेस्ट निर्धारण करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए है आपका नमी संग्रहण के लिए, बी है अंकुरण के लिए, सी है बीज ओज के लिए और डी है शुद्धता के लिए। बताइए, ग्रो आउट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंडक्टेड टू डिटरमाइन डू यू गो। बताइए, ए है आपका मॉइस्चर स्टोरेज, बी है जर्मिनेशन, सी है सीड ओज और डी है प्योरिटी। क्या होगा इसका आंसर? ग्रो आउट टेस्ट की बात करते हैं। ग्रो आउट टेस्ट का मतलब बीज को उगाकर देखना। तो बीज को उगाकर जब देखते हैं तो उसकी किस क्षमता का पता चलता है। बी, जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा, बीज की अंकुरण क्षमता का। ठीक है, सर्वाधिक अंकुरण क्षमता किसकी होती है, ये भी लिख रहा हूं। सर्वाधिक अंकुरण क्षमता जो है वो होती है बेटा संकर मक्का की। किसकी होती है? संकर मक्का की होती है, लगभग 90 से लेकर 95% तक। और सबसे कम किसकी होती है, ये भी लिख रहा हूँ। सबसे कम की अगर मैं बात करता हूँ तो कपास की होती है। किसकी होती है? कपास और भिंडी की होती है, लगभग आपका 65% तक, 60 से 65% तक होती है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर करते हुए जाना है, तैयारी को अच्छी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, है ना। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। विशेष तौर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी नहीं आएगी, वहाँ पर क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करोगे तभी आप वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस के साथ परीक्षा में बैठ पाओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा है, NRCHB 506 किसकी उन्नत किस्म है। बताना है आपको। NRCHB 506 इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सरसों यानी मस्टर्ड, मक्का यानी मेज, बाजरा और मूंग।
ये बहुत ही फेमस वैरायटी है और ये लगभग एग्जाम में पूछी जाती रहती है ना। तो कई एग्जाम में इसको पूछा गया है, आपको इसका जवाब देना है। NRCHB 506 किसकी किस्म है? बच्चे इसका जवाब देते हैं ए मस्टर्ड। बिल्कुल सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड। आगे बात करते हैं NRCHB 506 जो है इस वैरायटी के लिए कहा गया है, ये सेवर भरतपुर से निकली है। कहाँ से निकली है बेटा? सेवर भरतपुर में जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वहाँ से इस किस्म को निकाला गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरसों की अगर बात करता हूँ तो सरसों यानी कि जो मस्टर्ड है आपका, उसकी अगर बात करता हूँ ब्रेसिकेसी कुल से बिलोंग करता है। ब्रेसिकेसी कुल से बिलोंग करता है इस, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, गंवार की प्रति हेक्टर बीज दर रखते हैं। बताना है आपको गंवार की बीज दर 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम। सीड रेट ऑफ ग्वार, ग्वार को और क्या बोलते हैं ये भी आप बता सकते हो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जो नई विजिट कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, रोज़ 8 बजे हमारी क्लास होती है। यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं 15 से 20 किलोग्राम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ग्वार की अगर अपन बात करें थे तो ग्वार को और क्या बोलते हैं अपन? क्लस्टर बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लस्टर बीन इसको कहा जाता है। आगे की बात समझ में, इसको क्लस्टर बीन कहा जाता है, ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। और ग्वार की अगर अपन बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना। ग्वार का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है बेटा? भारत है। क्या है बेटा? ग्वार का उत्पत्ति स्थान भारत है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन 5 के बाद में क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, इसके अलावा यहाँ पर बात करता हूँ, एक सीड रेट बहुत बार पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 से 25 kg। ये आपके संकर मक्का की है। किसकी है बेटा? संकर मक्का की बीज दर है। इसको भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर दिया गया है, माही सुगंधा किसकी उन्नत किस्म है? ए है आपका कपास, बी है सरसों, सी है धान और डी है तिल। ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है बेटा, अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है ये। माही सुगंधा इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? कॉटन, मस्टर्ड, पेडी या सीसेम? चलिए यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। बच्चे इसका जवाब देते हैं, कुछ बच्चों ने बी जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने सी जवाब दिया है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं आप सभी लोगों के जवाब दूंगा, आज क्लास पर फोकस करिए। हाँ, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। माही सुगंधा जो है वो धान की किस्म है। ठीक है, जिस किस्म के आगे माही लगा होता है वो सारी किस्में कहाँ से विकसित होती हैं? वो सारी किस्में विकसित होती हैं एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। कहाँ पर? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा से। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा से, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही। और जो ये अनुसंधान संस्थान है ये उस माही नदी को सम्मान देने के लिए क्या करता है? अपनी किस्मों के आगे माही लगाता है। एक किस्म और बता रहा हूँ, माही कंचन। ध्यान रखना, एक आपसे पूछेगा माही कंचन, ठीक है, और एक आपसे पूछेगा माही धवल। माही धवल, ये दोनों जो किस्में हैं, इन दोनों की ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों किस्में मक्का की है बेटा। किसकी है बेटा? मक्का की है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। माही कंचन और माही धवल मक्का की है, जबकि माही सुगंधा किस्म जो है वो धान की है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 की, जिसमें पूछा है सरसों का फल का प्रकार क्या होगा? ए है पोड, बी है सिलिकुआ, सी है कैरियोप्सिस और डी है कोई नहीं। मस्टर्ड का टाइप ऑफ फ्रूट बताना है आपको। मस्टर्ड का टाइप ऑफ फ्रूट बताना है आपको, ए, बी, सी या डी। सरसों का फल का प्रकार पूछता है, मस्टर्ड का टाइप ऑफ फ्रूट, बी जवाब दिया है जिन बच्चों ने, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। एक कैरियोप्सिस बहुत बार पूछा जाता है, तो कैरियोप्सिस ध्यान रखना, जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उन सभी का कैरियोप्सिस होगा, जिसमें ज्वार, बाजरा, गन्ना, गन्ना भी आएगा इसमें, ध्यान रखना, गन्ना भी इसी में आएगा। खाद्यान्न फसल नहीं है, लेकिन ये उसी परिवार से बिलोंग करती है। किससे? पोएसी या ग्रेमिनी से। इसके अलावा गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, और मक्का के साथ साथ आपका जो गेहूं है वो भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सारी खाद्यान्न फसलें हैं उन सभी का क्या होता है? कैरियोप्सिस। और पोड की बात करता हूं तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें जितनी भी हैं दाल वाली, उन सभी का पोड होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है, ट्रक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए है आपका लैटिन, बी है ग्रीक, सी है अरबी और डी है फ्रेंच। बताइए विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड ट्रक ओरिजिनेटेड? कमेंट करके जवाब देना है, ए बी सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, ट्रक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ट्रक का मतलब क्या होता है? ट्रक का मतलब आप तो मशीन समझते हो, बाकी ट्रक का मतलब जो है वो क्या होता है? अदला बदली करना। क्या होता है? अदला बदली करना, यानी कि अदल बदल करना या टू एक्सचेंज चेंज करना, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रक जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और यहाँ पर बात करते हैं जो ट्रक है उसकी अगर अपन बात करते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और यहाँ पर एक शब्द आया है जो ग्रीक है, ग्रीक की अगर बात करते हैं तो जो गुलाब यानी कि रोज़ होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और जिन शब्दों के पीछे इसके अलावा बात करता हूँ लोजी लगा होता है या जिन शब्दों के पीछे नोमी लगा होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं बेटा? वो दोनों ही ग्रीक भाषा से संबंधित शब्द होते हैं। और जिनमें कल्चर होगा वो लैटिन भाषा से संबंधित शब्द होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर पूछा गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? ए है मछली से, बी है फल से, सी है आलू उत्पादन और डी है दूध उत्पादन। बताइए व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, और व्हाइट रिवोल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं? ये भी आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। मछली उत्पादन, फल उत्पादन, आलू उत्पादन या फिर दूध उत्पादन। बिल्कुल सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रवि है, रवि के अलावा यहाँ पर हर्षित है, हर्षित, समीर, सुनील, बिल्कुल सभी का स्वागत करता हूँ बेटा। पूनम, इसके अलावा जो कौशल्या है, चंचल है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ बेटा। क्लास को कंप्लीट लेना है आपको, क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन से है। भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। फिर बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले बीच में पहला हो गया था, अब वापस से ये दूसरा हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो श्वेत क्रांति है उसे और किस नाम से जानते हैं? इसको अपन ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पर ग्रे रिवोल्यूशन का बताना है। तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, अनाज उत्पादन या उर्वरक उत्पादन। धूसर यानी कि ग्रे रिवोल्यूशन पूछ रहा है ना। ग्रे रिवोल्यूशन या धूसर की बात करते हैं, धूसर क्रांति या ग्रे रिवोल्यूशन। चलिए बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं। धूसर क्रांति का उर्वरक उत्पादन, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की अगर बात आ गई है तो मैं बताना चाहूँगा एक कार्बनिक उर्वरक के बारे में, और इस कार्बनिक उर्वरक को हम बोलते हैं यूरिया। ध्यान रखना, एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बेटा? 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन किस रूप में रहती है? एमाइड के रूप में रहती है। और इसके अलावा यूरिया में क्या होता है? बाईयूरेट होता है। क्या होता है बेटा? बाईयूरेट होता है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अभी तक भी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है बेटा, पाप लगेगा आपको, है ना। तो पाप ना लगे इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही अच्छा मक्खनिया लस्सी वाला क्वेश्चन है। ये है आपका पूसा रूबी किसकी किस्म है? बताइए। पूसा रूबी इज़ ए वेराइटी ऑफ, ए है बैंगन, बी है मटर, सी है टमाटर और डी है तुरई। तुरई यानी कि रिजगार्ड, ठीक है, इजगार्ड नहीं, रिजगार्ड। पूसा रूबी की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं ऑफलाइन भी आपको पढ़ा चुका हूँ। पूसा रूबी की बात करते हैं बच्चे, इसका जवाब देते हैं सी। बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ रूबी, क्या पूछा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ रूबी, तो सिर्फ रूबी का ध्यान रखना। रूबी जो है बेटा वो अनार की किस्म है। किसकी है? अनार की किस्म है। ये बच्चे कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टमाटर की। तो टमाटर के अंदर जो लाल रंग होता है बेटा, उससे संबंधित सवाल आगे आएगा। ध्यान रखना, 24 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? 24 डिग्री सेल्सियस पर बनता है,
ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोज, रोज के बारे में अभी जानकारी दी थी। कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक, है ना। ए है बल्ब, बी है बीज, सी है टी बडिंग और डी है कॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बच्चे देते हैं टी बडिंग। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा टी बडिंग। एक कॉर्म यहां पर दिया गया है, तो कॉर्म की बात करते हैं। कॉर्म किसका हो जाएगा बेटा? ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस का हो जाएगा। ठीक है, ग्लेडियोलस एक पुष्प होता है, और ग्लेडियोलस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लेडियोलस में जो प्रवर्धन होता है वो कॉर्म या घनकंद के द्वारा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्म। कॉर्म को और क्या बोलते हैं? घनकंद बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का फूल या पुष्प होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली बता देता हूँ आपको। इसकी फैमिली होती है इरिडेसी। क्या फैमिली है बेटा? इरिडेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, सरसों का कुल बताना है बेटा। अभी बताया है मैंने लाइव सेशन में। बताइए सरसों की फैमिली क्या होगी? फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज, ए है एपियसी, बी है क्रूसीफेरी, सी है एस्टरेसी और डी है सोलेनेसी। बताइए फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज एपियसी, क्रूसीफेरी, एस्टरेसी या सोलेनेसी, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। बी बच्चों ने जवाब दिया है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का ही दूसरा नाम क्या है? इसको अपन ब्रेसिकेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेसिकेसी इसको बोला जाता है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इसे क्या बोला जाता है? ब्रेसिकेसी बोला जाता है। सरसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सरसों की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा अम्ल पाया जाता है? इरूसिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है। इरूसिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। यहाँ पर दिया है, भारत का विश्व में आम उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताना है। इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल मैंगो प्रोडक्शन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। मैंगो की अगर मैं बात करता हूँ, कोई विशेष कुछ प्रश्न है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 40 होती है। फिर इसके पुष्पक्रम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पुष्पक्रम बेटा क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिकल। और ये पेनिकल किसका होता है? ये पेनिकल अंगूर का भी होता है, अंगूर का भी होता है। फिर बात करता हूँ इसके अंदर जो हाईएस्ट जो विटामिन पाया जाता है, उस विटामिन की अगर मैं बात करता हूँ तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए की अगर मैं मात्रा की बात करता हूँ तो 4800 IU की इसकी मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, और भारत में उत्पादन की बात करता हूँ तो भारत का विश्व में आम के उत्पादन में पहला स्थान माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है, टमाटर में लाल रंग के विकास हेतु, टमाटर में लाल रंग के विकास हेतु, टमाटर में लाल रंग के विकास हेतु उचित तापमान बताना है आपको, है ना। आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर रेड कलर डेवलपमेंट इन टोमेटो, टमाटर में लाल रंग के विकास हेतु बताइए क्या होगा? A, B, C या D? चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। बच्चे इसका जवाब देते हैं 21 से 24। बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं 21 से 24। और जो 21 से 24 पर इसको जो लाल रंग प्रदान करता है वो पिगमेंट क्या है बेटा? लाइकोपीन पिगमेंट, जो सबसे ज़्यादा 21 से 24 पर बनता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर बनना क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। ठीक है, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि टमाटर किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस कुल का सदस्य है। चलिए, जो बच्चे इसका जवाब देते हैं टमाटर का सोलेनेसी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, वरा लक्ष्मी किसकी उन्नत किस्म है? वरा लक्ष्मी, है ना। वरा लक्ष्मी जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? कपास की, सरसों की, धान की या तिल की? बताइए। तिल के कुल की बात करूँ क्या?
तिल के कुल की बात करूँ, तिल जो है वो पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वरालक्ष्मी की बात करता हूँ, वरालक्ष्मी का जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए कपास या कॉटन, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कपास या कॉटन की मैं बात करता हूँ, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें सिर्फ एक फसल और आती है जिसका नाम है भिंडी। तो ये दो ही ऐसी फसलें हैं जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को आपको ऐसे प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आया है, सर्वाधिक प्रोटीन किस फसल के बीज में होता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस फसल के बीज में होता है? हाईएस्ट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच क्रॉप? ए है उड़द, बी है सोयाबीन, सी है मूंग और डी है मोठ। बताइए क्या होगा? सर्वाधिक प्रोटीन किस फसल के बीज में होता है? चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की अगर अपन बात करते हैं, सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या माना जाता है बेटा? चीन माना जाता है। सोयाबीन के अंदर अगर अपन गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो 40 होती है। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा की अगर मैं बात करता हूँ कितनी होती है बेटा? 42% होती है। कितनी होती है? 42% प्रोटीन होती है। अगर इसमें तेल की मात्रा आपसे पूछी जाती है तो तेल की मात्रा जो है बेटा वो 18 से 20% होती है। कहीं 18 लिखा हुआ, कहीं 20 लिखा हुआ, वेरी करता है, ऊपर नीचे जाता है थोड़ा। तो ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, जिसमें यहाँ पर दिया है सोयाबीन में गुणसूत्रों की संख्या। अभी मैं बता चुका हूँ सोयाबीन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा? 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका अलसी है, अलसी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अलसी में गुणसूत्रों की संख्या 30 होती है। फिर 20 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो ध्यान रखना जो जवार है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 हो जाएगी। जवार के साथ साथ एक जो मक्का है, मक्का में भी गुणसूत्रों की संख्या 20 हो जाएगी। ठीक है, एक अपन थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, एक जो 42 गुणसूत्रों की संख्या है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है गेहूं में। किसमें बेटा? गेहूं में। ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। क्लियर है ना? अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है ग्लूटीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जवाब देना है। ग्लूटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, ए है ज्वार, बी है मक्का, सी है गेहूं और डी है धान। बताइए, ग्लूटीन प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूटीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो ग्लूटीन प्रोटीन जो है बच्चे जवाब देते हैं वीट, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। वीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की अगर मैं धान की अगर मैं बात करता हूं तो धान यानी कि धान यानी कि जो आपका चावल है उसमें ओराइजीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओराइजीन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का की बात करता हूं तो मक्का के अंदर जीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार की बात करता हूं तो ज्वार में होर्डीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? होर्डीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है, 21 की बात करते हैं। सर्वाधिक खनिज लवण किस फसल के बीज में होता है? बताइए, हाईएस्ट मिनरल्स इज प्रेजेंट इन विच क्रॉप? कपास, बाजरा, मूंग या मोठ? सर्वाधिक खनिज लवण किस फसल के बीज में होता है? बताना है आपको, जवाब देना है। सर्वाधिक खनिज लवण किस फसल के बीज में होता है? बच्चे जवाब देते हैं मिलेट, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। बाजरा के अंदर कितना होता है बेटा? खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण 3 से 4% होता है। और एक इसके अंदर ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा का सवाल भी पूछा जाता है। और सर्वाधिक वसा की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वाधिक वसा जो है वो कितनी होती है बेटा? सर्वाधिक वसा होती है 5% भी बाजरा के अंदर। बाजरा में अगर अपन बात करते हैं 2n नंबर की गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं 14। बाजरा में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। बाजरा की बीज दर अगर आपसे पूछ ले तो बाजरा की बीज दर 4 किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 कंप्लीट। क्वेश्चन 21 के बाद में 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि जो आपका 23 है, अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ पोमग्रेनेट। बताना है, ए है बल्ब, बी है बीज, सी है कलम और डी है कॉर्म। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी?
ए बी सी या डी। हाँ, बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं कटिंग या कलम। कटिंग या कलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसकी दूरी की बात करते हैं, बाग में इसको कितनी दूरी पर लगाते हैं, तो बाग में इसको 5 × 5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। कितना लगाते हैं बेटा? 5 × 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये एक विशेष प्रश्न है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, करेला कौन से वानस्पतिक परिवार का है? बीटरगार्ड इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, चिनोपोडिएसी या एमरेंथेसी। हाँ, करेले की बात करते हैं। करेला जो है उसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो करेला जो है वो कुकुरबिटेसी से बिलोंग करता है। बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कह देना चाहता हूँ, रोजाना 8 बजे अपनी क्लास होती है। रोजाना ठीक 8 बजे हमारी क्लास होती है और उस क्लास को आप ले सकते हो और उसको वो जो PDF है उस PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कुकुरबिटेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कुकुरबिटेसी होते हैं उन सभी के जो फल का प्रकार होता है, उन सभी के फल का जो प्रकार होता है वो क्या होता है बेटा? पेपो होता है। क्या होता है? पेपो होता है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें यहाँ पर दिया है रेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए है वायुदाब, बी है वायु गति, सी है वायु की दिशा और डी है वर्षा की मात्रा। रेनोमीटर इज यूज्ड टू, रेनोमीटर का जवाब देना है, रेनोमीटर का जवाब देना है वायुदाब, वायु गति, वायु दिशा, वर्षा की मात्रा। रेनोमीटर की बात करते हैं तो जवाब देना है रेनोमीटर का क्या होगा? रेनोमीटर का जवाब दीजिए बेटा ए बी सी या डी। रेनोमीटर की बात करते हैं तो रेनोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की मात्रा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेनोमीटर का उपयोग किया जाता है वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। वायु की गति को, वायु की गति का ध्यान रखना, एनीमोमीटर। क्या होगा बेटा? एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार जेट एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, इसको सही तरीके से पढ़ के जाना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कौन सा है? मतलब ऐसा पौधा आपको बताना है जिसको सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ए है आपका बेल, बी है अमरूद, सी है नींबू और डी है अनार। विच वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट? चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू यानी कि लेमन, ठीक है। नींबू या लेमन की अगर मैं बात करता हूँ, इसका उत्पत्ति स्थान बेटा भारत माना जाता है, ठीक है। विशेष तौर से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं नींबू की, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। और आगे अगर अपन बात करते हैं, जो लेमन है, नींबू जो है, उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, कैंकर बीमारी। और इस कैंकर बीमारी का आपको ध्यान रखना है, ये जीवाणु से होती है और जीवाणु का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास। जीवाणु का नाम क्या है बेटा? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्राई, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो नींबू की कुल की बात करता हूँ। नींबू या जितने भी जो नींबू वर्गीय पादप हैं वो सारे के सारे रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में कितने कृषि जलवायु खंड हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, बताइए। 5, 7, 10, 15। हाँ बिल्कुल सुलोचना प्रजापति जी, आपका जवाब सही है, आपने सही जवाब दिया है। यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में कितने जलवायु खंड हैं? 15 जलवायु खंड है। और अगर बात करता हूं भारत में 15 जलवायु खंड में राजस्थान कौन से जलवायु खंड में आता है? तो राजस्थान 14वें जलवायु खंड में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कितने जलवायु खंड है, तो राजस्थान में जो जलवायु खंड है राजस्थान में जो जलवायु खंड है उनकी संख्या कितनी है बेटा? 10 है, ठीक है। ये विषय ये भी बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान में कितने जलवायु खंड है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है। अच्छी तैयारी करिए बेटा, एग्ज़ाम
जो है वो 2 जून को आपका होगा। और जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूं। रोज़ाना अपनी क्लास होती है 8 बजे। आप फ्री नोट्स और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पर दिया है गेहूं की प्रति हेक्टर बीज दर बतानी है आपको, रखते हैं बतानी है आपको गेहूं की बीज दर कितनी होगी। सीड रेट ऑफ वीट पर हेक्टर, मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे जेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेहूं की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी रखते हैं। गेहूं की बीज दर की अगर मैं मात्रा की बात करता हूं तो अगर सिर्फ सामान्य बीज दर आपसे पूछी है तो सामान्य बीज दर का बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य बीज दर अगर आपसे पूछी है तो सामान्य बीज दर हमेशा 100 किलोग्राम होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि देरी से बुआई कर रहे हैं तो बीज दर कितनी होगी। अगर आपसे पूछ रहा है लवणीय क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं तो बीज दर कितनी होगी। अगर आपसे पूछ रहा है असिंचित क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं तो बीज दर कितनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 120 किलोग्राम बीज दर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जब सामान्य अवस्था से किसी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति या अवस्था में बीज की बुआई की जाती है तो हमेशा 20% अधिक बीज बोया जाता है। कितना? 20% अधिक बीज बोया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गेहूं के लिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब डिबलर के द्वारा बुआई करते हैं तो कितना चाहिए। तो डिबलर के द्वारा एक बुआई करते हैं तो लगभग 65 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। यह विशेष तौर से ध्यान रखें, डिबलर एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिसको हस्तचालित मशीन भी कहते हैं, जिसमें एक एक बीज को बोया जाता है, इसलिए कम बीज में ही काम हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में 30 की। भिंडी जो है, भिंडी के फल का प्रकार आपको बताना है। ओकरा का टाइप ऑफ फ्रूट आपको बताना है। ओकरा का टाइप ऑफ फ्रूट, सरस, संपुटा, अस्थिल या पोड। भिंडी का या ओकरा का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होगा। सरस, संपुटा, अस्थिल या पोड। हाँ, यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इसको बोलते हैं पोड या कैप्सूल, ठीक है। संपुटा या कैप्सूल। संपुटा जो है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भिंडी के फल का प्रकार क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, जो केले के फल का प्रकार है वो क्या कहलाता है बेटा? बेरी कहलाता है, ठीक है। सरस को अपन बेरी भी बोलते हैं, सरस भी बोलते हैं, ठीक है। आम की अगर मैं बात करता हूँ तो आम का फल का प्रकार क्या कहलाएगा? अस्थिल या क्या कहलाएगा? ड्रुप कहलाएगा, ठीक है। पोड जो है उसकी बात करता हूँ तो जो फली होती है उसको पोड बोलते हैं, जिसमें भी फली लगती है वो सब पोड कहलाती है। क्लास कैसी लग रही है पहले तो ये बताइए आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं। क्लास आपको कैसी लग रही है, और क्लास रोजाना होगी ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस से जुड़े रहोगे आपको बिल्कुल फ़ायदा ही होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इकलौता यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जिससे फ़ायदा होगा, और भी बहुत सारे चैनल हैं। बहुत अच्छी बात है, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, लेकिन तैयारी अच्छी करिए। सिलेक्शन आपको लेना है और आप ले सकते हो, है ना। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। काशी लालिमा किसकी किस्म है? बताइए। ए है बैंगन, बी है मटर, सी है टमाटर और डी है भिंडी। बताइए काशी लालिमा इज़ ए वेराइटी ऑफ। काशी लालिमा का जवाब देना है ब्रिंजल, पी टोमेटो या फिर ओकरा। काशी लालिमा किसकी किस्म है? काशी लालिमा का जवाब देना है बेटा। काशी लालिमा किसकी किस्म है? बैंगन, मटर, टमाटर या भिंडी। ब्रिंजल, पी टोमेटो या फिर ओकरा। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो जो बच्चे देते हैं डी वाला आंसर ओकरा, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जिन वेराइटी यानी कि किस्मों के आगे काशी होता है वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी से निकली हुई होती है, ठीक है। वाराणसी की अगर अपन बात करते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको अपन बनारस के नाम से भी जानते हैं और इसको अपन काशी के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ से जो वैरायटी निकलती है उन सभी वैरायटी या किस्मों के आगे क्या लगा होता है बेटा? किस्मों के आगे काशी लगा होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वाराणसी है या जो बनारस है उसका जो पहले नाम था वो काशी था, इसीलिए उस जगह को सम्मान देने के लिए यहाँ से जो वैरायटी निकलती है उसको अपन काशी
के नाम से संबोधित करते हैं। और ये जो लालिमा नाम यहाँ पर दिया है यानी कि लाल रंग की भिंडी, वैसे भिंडी हरे रंग की होती है लेकिन ये जो भिंडी है ये लाल रंग की भिंडी है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। आलू का कुल बताना है। इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका अनुसंधान संस्थान भी बता सकते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी बता सकते हैं, इसके अंदर ये पौधे का कौन सा भाग है ये भी आप बता सकते हैं, ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं ना। तो आलू की बात करते हैं। आलू का जो कुल है वो बताना है आपको, A, B, C या D। आलू के कुल की बात करते हैं, बच्चे जवाब देते हैं सोलेनेसी। बिल्कुल सोलेनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अनुसंधान केंद्र मैंने पहले भी बताया था, कुफरी शिमला के अंदर है। कहाँ पर है बेटा? कुफरी शिमला के अंदर है। फिर मैंने ये जानकारी दी थी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 48 होती है। फिर मैंने ये जानकारी दी कि जो आलू होता है वो पौधे का तना वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, तो पढ़ते रहिए इन सवालों को। ठीक है, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, अनार में बाग की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोमग्रेनेट प्लांट इन ऑर्चार्ड। अगर मैं यहाँ पर इसको अनार की जगह, अनार का क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अनार की जगह अगर मैं इसको करता हूँ नींबू, अनार की जगह अगर मैं इसको नींबू करता हूँ तो नींबू का आंसर बताइए। अब नींबू का आंसर बताइए क्या होगा? 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर, है ना? बताना है A, B, C या D। आज बच्चे जो है संख्या उनकी संतोषजनक मुझे नहीं लग रही है क्योंकि कम है बच्चे थोड़े, और मैं चाह रहा था कि बच्चे जो हैं वो खुद से इसको शेयर करेंगे या लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करेंगे क्लास के ख़त्म होने के बाद में, तो ये क्लास ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो जब आप कमेंट करते हो तो क्लास ज़्यादा लोगों तक जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट किया करें कि क्लास आपको कैसी लगी। बेस्ट कमेंट को मैं पिन करता हूँ और जो लास्ट में जो प्रश्न पूछ के जाता हूँ उसका जवाब भी दिया करें आप। ठीक है, अब बात करते हैं अनार की, नींबू की। तो नींबू का जो डिस्टेंस होती है वो 6 × 6 मीटर होती है। एक आपको ध्यान रखना है, आम की कितनी होती है बेटा? आम की 10 × 10, और कटहल की, हलकट नहीं है ना, ये कटहल है, हलकट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बेर की। तो बेर में कितनी होती है बेटा? बेर की होती है लगभग 8 × 8 मीटर, और अनार की आप जानते हो 5 × 5 मीटर, अभी पहले बताई थी मैंने। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं 34। मोटे अनाज का राजा किसे बोला जाता है? मोटे अनाज का राजा किसे बोला जाता है? विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ कोरेस सीरियल, है ना? मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर जो। यहाँ पर नीचे ऑप्शन टाइप नहीं हुए, आप ऑप्शन इन्हीं को समझ लीजिए, यानी कि मक्का, मेज़। इतना तो सब जानते हो यार, इतने भी अंग्रेज़ तो हो नहीं आप कि इंग्लैंड से पढ़कर आए हो, हाँ? तो इतनी तो इंग्लिश आपको आती ही है ना? हिंदी भी आती होगी, मारवाड़ी भी आती होगी, है ना? तो अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ओलिया को क्या कहते हैं? जो अभी बनाया था ना शीतला सप्तमी पर ओलिया, उस ओलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बात करते हैं मोटे अनाज का राजा। तो मोटे अनाज का राजा बेटा क्या हो जाएगा? मोटे अनाज का राजा ज्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटे अनाज का राजा ज्वार हो जाएगा। ज्वार को अपन और क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा? केमल क्रॉप कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम पानी में सर्वाइव कर सकती है। जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो अधिक पानी का उपभोग कर लेती है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए भी ये उगी हुई रह सकती है ना? इसीलिए इसको अपन केमल क्रॉप बोलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 35 की। भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। क्रोमोसोम नंबर इन ओकरा, क्रोमोसोम नंबर इन ओकरा बताइए। 20, 130, 40 या 42, है ना? तो यहाँ पर भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, सर्वाधिक होती है 130। जो बच्चे जवाब देते हैं 130, सबका जवाब सही है। सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है सब्जियों में। ठीक है, 42 किसकी है? गेहूं की है। किसकी है बेटा? गेहूं की है। 40 किसकी है? आम की है बेटा। और किसकी है सर बताइए? अंगूर की है बेटा। और किसकी है बेटा ये बताइए? सोयाबीन की है। किसकी है? सोयाबीन की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब भिंडी के अंदर 20 किसकी होती है? 20 आपके ज्वार की भी हो सकती है नहीं होती है, मक्का की भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 या 37 जो भी है, आज थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है ना? सेपोनिन विषैला पदार्थ किसमें पाया जाता है? ठीक है, और ये सेपोनिन एक यूजफुल पदार्थ भी होता है, यूजफुल केमिकल सब्सटेंस भी होता है। ये किसमें पाया जाता है ये भी अभी बताऊंगा आपको।
सेपोनिन विषैला पदार्थ, सेपोनिन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर बात करते हैं सेपोनिन की, तो सेपोनिन जो है वो रिचका में पाया जाता है, अल्फा अल्फा, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लूसर्न, और क्या बोला जाता है, अल्फा अल्फा, क्या बोला जाता है बेटा, अल्फा अल्फा इसको कहा जाता है, लूसर्न कहा जाता है, अल्फा अल्फा इसको कहा जाता है, रिचका इसको कहा जाता है। और चारा फसलों की रानी, चारा फसलों की रानी किसको कहा जाता है, चारा फसलों की रानी भी इसे ही कहा जाता है। और राजा किसको कहते हैं, राजा कहते हैं बरसीम को। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं 37-38, सॉइल सिकनेस का संबंध किस फसल से है, सॉइल सिकनेस का संबंध किस फसल से है, ए है ज्वार, बी है बाजरा, सी है अरहर और डी है मक्का। सॉइल सिकनेस इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ज्वार, बाजरा, अरहर या मेज। सॉइल सिकनेस की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉइल सिकनेस का मतलब ज्वार से है। क्या होता है इसमें, सॉइल सिकनेस का मतलब ये है जब ज्वार को किसी खेत में लगातार उगाया जाता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और सॉइल वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो वीकनेस से शब्द बना है सिकनेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पर दिया है मृदा क्षरण की वह अवस्था जो किसान की मृत्यु कहलाती है, परत क्षरण, बोछार क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका क्षरण। मृदा क्षरण की वह अवस्था जो किसान की मृत्यु कहलाती है। कमेंट करके आपको जवाब देना है। द स्टेट ऑफ सॉइल इरोजन विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फार्मर इज इट कॉल्ड। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। मृदा क्षरण की वह अवस्था क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है परत क्षरण। क्या कहलाएगी, शीट इरोजन, परत क्षरण कहलाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का क्या होता है, पोषक तत्वों का नुकसान होता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया है, कृषि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है, कृषि रसायन विज्ञान के पितामह बताना है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए है डोक्यूचेव, बी है जे.बी. लिबिक, सी है पीटर डी क्रिसेंजी और डी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का पता होगा, ये क्या है, हरित क्रांति के जनक है। क्या है बेटा, हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जे.बी. लिबिक। इसको कृषि रसायन का पितामह कहा जाता है। और जो फादर ऑफ सॉइल साइंस या पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो पेडोलॉजी के पितामह कौन है, डोक्यूचेव है। पेडोलॉजी के पितामह कौन है बेटा, डोक्यूचेव पेडोलॉजी के पितामह कहलाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया है, मृदा के ए और बी संस्तर मिलकर क्या कहलाता है। मृदा में संस्तर भी बताऊंगा अभी। ए है सोलम, बी है रिगोलित, सी है रिगोसोल और डी है कोई नहीं। बताइए कि जो ए और बी होरिजन है वो मिलकर क्या कहलाते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें ऐसे लेयर्स होती है, फिर ऐसे नीचे लेयर्स होती है। मिट्टी के अंदर अलग अलग जो परतें होती हैं, उन परतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिट्टी के अंदर जो अलग अलग परतें होती हैं, उन मिट्टी की परतों को संस्तर और इंग्लिश में उनको हम होरिजन बोलते हैं। तो वो होरिजन ए और बी या संस्तर ए और बी मिलकर क्या कहलाते हैं, सोलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सोलम कहलाते हैं। ए जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी ने सही जवाब दिया है, सभी की अच्छी तैयारी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मृदा जल, मृदा वायु, खनिज पदार्थ या जीवांश पदार्थ। ये मृदा के संगठन के आधार पर पूछ रहा हूँ। मृदा में संगठन के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विच इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन सॉइल, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, मिनरल्स मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। बच्चे इसका जवाब देते हैं खनिज पदार्थ। बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। ठीक है, कितने होता है, 45% तक पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 5% तक पाया जाता है। 25% इसमें क्या पाया जाता है, सोइल पाई जाती है, और 25% इसमें क्या पाया जाता है, वाटर। यानी 25% मृदा जल, 25% वायु,
45% खनिज पदार्थ और 5% जीवांश पदार्थ मिलकर 100% मिट्टी का निर्माण होता है, और ये मिट्टी का संगठन है जो 4 भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा वाला गण बताना है आपको। विच इज द मोस्ट सोइल ऑर्डर, गण नहीं, ये ऑर्डर होगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर बताना है राजस्थान में। वर्टिसोल, एंटीसोल, एरिडिसोल और एल्फिसोल। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा जो है वो किस गण में आती हैं? तो राजस्थान की जो सर्वाधिक मृदाएं हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं इसका एरिडिसोल, लेकिन बी इसका राइट आंसर होगा वर्टिसोल, सॉरी एंटीसोल। ध्यान रखना एंटीसोल। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आपसे पूछ ले, पश्चिमी राजस्थान में आपसे पूछ ले तो पश्चिमी राजस्थान का ध्यान रखना क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान का हो जाएगा आपका एरिडिसोल। ठीक है, एरिडिसोल ध्यान रखना है, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी एरिडिसोल में आती है। फिर ध्यान रखना काली कपास वाली मृदा, काली कपास वाली मृदा किस में आएगी? वर्टिसोल में आएगी, वर्टिसोल में आएगी। और भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? तो भारत में इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल। कौन सी? भारत में इनसेप्टिसोल पाई जाती है। क्लियर है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें यहाँ पर दिया है सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है? द CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल 10:1, 20:1, 30:1 या 100:1। द CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल इज, हाँ, मृदा का CN अनुपात, बच्चे जवाब दे रहे हैं मृदा का CN अनुपात 10:1। वेरी गुड। ठीक है, CN अनुपात 10:1। एक CN अनुपात ध्यान रखना, ये तो कार्बन और किसका है? ये तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन का CN अनुपात है, कार्बन व नाइट्रोजन का CN अनुपात है। लेकिन एक जब आप फल वृक्ष पढ़ोगे तो वहाँ पर ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का CN अनुपात पढ़ोगे। ये कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का CN अनुपात कहाँ पर काम आता है? जब फल का निर्माण नहीं होता है या हमारे बाग में फल कम लगते हैं, देट मीन्स जो पेड़ के अंदर का जो CN अनुपात है वो बिगड़ चुका है, या फिर उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जो रेशो है वो कम हो चुका है। ठीक है, ये उसलिए समस्या आती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें दिया है PF वैल्यू को परिभाषित किसने किया था? PF वैल्यू को किसने परिभाषित किया था? स्कोफील्ड, सोरेनसन, सिमोन्स या ऑर्नोन। अब बात करते हैं, PF पूछ रहा हूँ मैं, PH नहीं पूछ रहा हूँ मैं, PH नहीं पूछ रहा हूँ, PF पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो PF वैल्यू को परिभाषित किसने किया था? PF वैल्यू को स्कोफील्ड ने परिभाषित किया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और PH की बात करते हैं तो PH किसने दिया था बेटा? सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। किसने दिया था? किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। चलिए भाई बात करते हैं, आज बहुत अच्छे प्रश्न करवाए हैं मैंने आपको। टेंशियोमीटर कितनी बार तक नमी का मापन करता है? जवाब देना है। टेंशियोमीटर जो है वो नमी मापन के लिए या मिट्टी के अंदर जो तनाव होता है उस तनाव को मापन करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, और ये बालू मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर टेंशियोमीटर जो है वो उसकी यूनिट कितनी है? 0.5, 0.8, 0.10 या 0.2, कितना होगा? चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। टेंशियोमीटर कितनी बार तक नमी का मापन करता है? तो टेंशियोमीटर जो है वो आपका 0.8 बार तक, कितना? 0.8 बार तक नमी का मापन करता है। अगला नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 49, काली कपास मृदा का गण कौन सा है? इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, काली कपास मृदा का गण एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल या फिर एल्फिसोल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना? तो जो काली कपास वाली मृदा है वो किस में आती है? A, B, C या D? बच्चे जवाब देते हैं इसका वर्टिसोल। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसोल। ठीक है, और वर्टिसोल जो है वो कोटा और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो काली कपास मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो काली कपास मृदा का आपको ध्यान रखना है, ये कोटा और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न 50, जल और वायु द्वारा एक साथ अपर्दन होना क्या कहलाता है? जल व वायु का एक साथ अपर्दन होना क्या कहलाता है?
कोलाइजन इरोजन, वेव अपर्दन, स्ट्रोप अपर्दन या कोई नहीं? स्टिमुलेशन इरोजन बाय वाटर एंड विंड इट इज कॉल्ड। तो जल व वायु के द्वारा एक साथ अपर्दन होना वो क्या कहलाता है? बी। क्या कहलाता है बेटा? बी, वेव अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेव अपर्दन कहलाता है। जल व वायु के द्वारा एक साथ अपर्दन होना वेव अपर्दन कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, बाजरा की बीज दर आपको कमेंट करके आज बतानी है। ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ, कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है। बेस्ट आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके लिए जो बेस्ट कमेंट करेगा, जो बेस्ट कमेंट करेगा उसके कमेंट को कल मैं हाईलाइट करूंगा, चैनल में ऐड करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन बेस्ट कमेंट करता है। और बहुत मेहनत लगती है बेटा क्लास को तैयार करने में, इसलिए क्लास को अगर आप देखते हो तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जिन बच्चों ने अभी तक ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस कभी से चल रही हैं, टेस्ट भी हो चुके हैं, तो ज़रूर से बैच ज्वाइन करिए। इंपीरियल एग्रो क्लासेस अजमेर पीसांगन 2 जगह बैच चल रहे हैं। तो आज का ये जो लाइव सेशन था, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।